राष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मतलब यदि किसी भी देश के साथ कोई समझौता किया जाता है, चाहे वह नदी जल समझौता हो, चाहे सड़क हो, चाहे भूमि का आदान प्रदान हो, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच 2015 में किया गया, तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि वह मामला राज्य से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 253 में लिखा है। ये आर्टिकल 253 में विधायी शक्ति, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति संबंध के जो प्रावधान वर्णित हैं उसमें ये लिखा है कि जो अंतरराष्ट्रीय समझौता किया जाएगा और मान लीजिए कोई भी राज्य है उसके बगल में कोई विदेश है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो उस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, ऐसा आर्टिकल 253 में लिखा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान के संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो कहा गया है कि संसदीय शासन के स्वरूप का क्या लाभ है। संसदीय स्वरूप क्या होता है? संसदीय स्वरूप ऐसा है कि जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और उसके द्वारा सरकार गठित होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला जा सकता है। तो प्रमुख लाभ बताना है कि कौन सा सही है। तो यह कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है, अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो इसमें से जो संसदीय व्यवस्था है कौन सा तथ्य स्पष्ट करेगी, हमको ये बताना है। तो इसमें कार्यपालिका जो होती है सरकार होती है, विधानमंडल जो होता है वो कानून बनाने वाली संस्था होती है और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये तो सही है, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। न्यायपालिका भी अपना काम करती है, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तो यह भी सही है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, तो ये भी सही है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला जा सकता है, ये गलत है। ठीक, बाकी सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होगा? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भी उपराष्ट्रपति होगा देश का वह राज्यसभा का स्पीकर होगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे और उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वेतन मिलेगा। कौन सा संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अनन्य अधिकार का मतलब होता है इकलौता अधिकार। तो सबसे प्रमुख अधिकार किसका है? राज्यसभा का। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख अधिकार है वो स्पष्ट करता है आपका नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो आर्टिकल 312 ये बताता है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करना है तो उसकी पहली कार्यवाही राज्यसभा करेगी। आर्टिकल ये 312 के तहत ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो दोस्तों ये जो राज्यसभा है ये संसद का स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायरमेंट होते हैं, ऐसी व्यवस्था है और इनका निर्वाचन हर 2 साल में होता रहता है। तो इस तरीके से यह सदन कभी भंग नहीं होता है। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर गलत, राष्ट्रपति 5 साल बाद भंग करते हैं, गलत, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, गलत। तो यानी ये कभी भंग नहीं होती, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? प्राधिकृत का मतलब होता है अथॉराइज्ड है, किसको शक्ति है अवसान करने की? अवसान का मतलब होता है समाप्त कर देना। ठीक है, लोकसभा के सत्र को, लोकसभा का सत्र का मतलब होता है लोकसभा की जो बैठकों का जो कार्यक्रम चल रहा होता है कई दिनों तक, उसको सत्र कहते हैं, सेशन कहते हैं। और यह सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन सदन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति यानी स्थगन की शक्ति स्पीकर को है, लेकिन सत्रावसान करने की शक्ति, पूरे सत्र को समाप्त कर देने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो पूछा जाएगा संसद का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। संसद का सत्र आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा।
ठीक। लेकिन संसद की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना अनिश्चित काल के लिए वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कर सकते हैं। आगे बात आता है ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान किससे संबंधित है? तो बताइएगा ध्यानाकर्षण सूचना क्या होती है? ध्यान आकर्षण, कोई मामला मान लीजिए देश में ऐसा कोई घटना हो गई हो या कोई ऐसा भी कोई कानून बन गया हो जिसमें पूरे देश की जनता प्रभावित हो रही हो, ऐसी स्थिति में सदन का पूरे सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होगा, उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है सदन में हमारी जो आज की कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित कर दिया जाए और उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाए जो वर्तमान में घटना घटी है, उस पर ध्यान देने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, तो ये स्थगन प्रस्ताव होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन यदि आप संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न अवश्य बन जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा में समान सीटें, यानी इन राज्यों में लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, और समान सीटें मतलब कौन से ऐसे जोड़ा है जिनमें दोनों में बराबर सीटें हैं। पंजाब में 13 है, असम में 14 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25 है और राजस्थान में 25 है। इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा, दोनों में सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसका मतलब क्या है कि गलत है। तो बताइए, नीति निरनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, ये सही है। नीति निरनुमोदन प्रस्ताव का मतलब होता है नीति कटौती कर देना, यानी जो भी मांग सरकार द्वारा रखी गई, विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार द्वारा जो भी मांग रखी गई उसको हटाकर पूरा 1 रुपया कर दिया जाए, तो ये इससे संबंधित है। मित व्ययिता मतलब घटाने के लिए, कम खर्च के लिए एक निर्दिष्ट राशि घटाने के लिए दिया जाता है। सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब एक मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए। अगर सागर में से 1 लोटा जल निकाला जाएगा तो सागर सागर ही रहेगा, उसकी जल राशि घटेगी नहीं। ऐसे ही बजट में यदि कितने भी लाख 100 करोड़ मांगे जाए, उनमें से 100 रुपए घटा दिया जाए, सांकेतिक है वो। तो ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है, ये परंपरा है और बजट में लाई जाती है। लेखानुदान का मतलब होता है बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्षों के लिए पारित करना। ये गलत है, क्योंकि लेखानुदान एक ऐसा प्रस्ताव होता है जब बजट पारित नहीं हो पाता, उस समय सरकार को खर्च करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है, तब लेखानुदान प्रस्ताव लाया जाता है और उसको पास करके सरकार जो है अनुमति मांग लेती है वित्तीय प्रस्ताव की और खर्च करने के लिए अधिकार प्राप्त करती है और संचित निधि से फिर खर्च किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में है। आर्टिकल 108 बताता है कि किसी भी साधारण विधेयक पर, कोई भी साधारण कानून बन रहा हो, उस समय राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक आयोजित कर दी जा सकती है और उसके लिए बाकायदा कानून एक साथ बन सकता है, उसमें देरी ना होगी। ऐसी ही बैठक पहली बार कब हुई थी? तो ऐसी ही बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1959 में, और यह बैठक 1959 में हुई थी और बाद में इस बैठक के परिणाम स्वरूप दहेज निषेध एक्ट, ठीक, आप देखे पढ़े ही होंगे, दहेज निषेध कानून 1961 ये लाया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों अपराधी हैं और ये दहेज उन्मूलन के लिए पहली बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आयोजित कौन कराता है? तो राष्ट्रपति आयोजित करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो बताएंगे, यह कानून 1935 का अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पहले पारित होने वाला सबसे बड़ा कानून था और यही कानून भारत के संविधान की रचना का सबसे बड़ा आधार बना। इसमें कहा गया है कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, ये सही है। अखिल भारतीय संघ सही है। प्रांतीय स्वायत्तता सही है। प्रांतों में द्वैध शासन गलत है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन की बात करता है। केंद्र प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया था इस कानून के द्वारा, जो कि 1919 के एक्ट में लगा दिया गया था। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला गलत है, बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो संविधान अगर पढ़ते ही हैं तो सबसे पहले सरल से आंसर कि किसने बनाया संविधान, किसने रचा, हम लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर देश के महान कानून के ज्ञाता थे और यह जो है
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने BN राव द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया और एक अच्छा संविधान दिया। तो यदि आपसे पूछे कोई कि संविधान का कच्चा मसौदा किसने तैयार किया था, तो BN राव ने तैयार किया था। उसका प्रारूपण किसने किया था? अंबेडकर जी ने किया था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये कौन से अध्यक्ष थे? स्थायी, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में बने थे, और राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बैठक में बने थे, यानी बाद में अध्यक्ष बने थे दूसरे, और ये स्थायी बन गए थे फिर, ठीक है। संविधान निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। तो दोस्तों, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था का मतलब है संविधान पूरी तरीके से बनकर कब तैयार हुआ था? वह दिन था 26 नवंबर 1949, और इस दिन को देश में संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी को लागू हुआ, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो इसमें किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? इस एक्ट की विशेषता बता रहा है। कौन सा स्पष्ट परिभाषित है? तो बताएं। न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां। तो इसमें ये कानून स्पष्ट रूप से किसको परिभाषित करता है? तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण की बात करता है क्या ये? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता की बात करता है। तो आप इसको अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की बात करता है। तो इसमें केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग से संरक्षित और आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय स्पष्ट कर दिए गए थे। ये वाला इसकी व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान निर्माण के समय कई कमेटी बनाई गई थी और हर कमेटी का अलग अलग काम था। एक समिति थी संविधान सभा की, संघ संविधान समिति, ठीक। वह समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बात करते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, संविधान बनाने के लिए जो समिति गठित हुई थी, उनमें से सबसे बड़ी समिति, सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। इनमें पूछ रहा है कौन सा सदस्य नहीं थे? तो इनमें जो सदस्य नहीं थे वो थे मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी थे, अयंगर थे, BN राव नहीं थे। BN राव प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे, और यह वही व्यक्ति थे, इनका नाम था श्री बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने संविधान का कच्चा मसौदा पहली बार तैयार किया था, जिसके प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए यह गठित कमेटी हुई थी। और बाद में यह शख्स वही थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि द हेग नीदरलैंड में है, वहां जज बनने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की एक प्रस्तावना होगी, और उसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को रखा था, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इसमें उन्होंने कहा था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, और संविधान किन उद्देश्यों, किन लक्ष्यों के आधार पर बनेगा, संविधान की आत्मा अर्थात संविधान के मूल तत्व क्या होंगे, उसका वर्णन था उद्देश्य प्रस्ताव में। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की जो अंतिम प्रस्तावना है वो उसका आधार क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का द्वारा प्रस्तावित किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? यह प्रश्न अक्सर विवादों में रहा है या कंफ्यूजन में रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कितने अधिवेशन हुए स्पष्ट रूप से? तो इसके टोटल अधिवेशन हुए थे 12। 11 अधिवेशन 1949 तक हुए थे। अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और यह केवल एक दिन का था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया था सर्वसम्मति से। तो ये टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, 165 बैठकें हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। ये कथन को, इस स्टेटमेंट, इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, यानी जो भी शक्तियां संघ में दी गई थी आरक्षित और हस्तांतरित विषय में, उसके अलावा जो शक्तियां किसी को नहीं सौंपी गई थी वो किसके पास थी, तो गवर्नर जनरल के पास थी। लेकिन जब देश का संविधान नया बन गया उस समय जो केंद्र को संघ सूची को, राज्य सूची को, समवर्ती सूची को शक्तियां दे दी गई अलग अलग कानून बनाने के लिए, तो जो शक्तियां किसी को नहीं सौंपी गई वह शक्तियां आप किसमें हैं, संसद में निहित हैं। ठीक, संसद उस पर कानून बना सकती है। आगे बात करते हैं, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है। तो इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप तो दूसरा बताता है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, अर्थात जहां कानून नहीं है वहां स्वाधीनता नहीं है। तो किसी भी सभ्य समाज में कानून के द्वारा ही शासन संचालित होगा, वहां के लोग स्वतंत्र होंगे, अच्छे से समाज चलेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप किस देश की प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था। तो प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। हमारी संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, तो यह अमेरिकी प्रस्तावना पर आधारित है। हमारी संविधान प्रस्तावना जैसे शुरू होती है हम भारत के लोग, अमेरिका की प्रस्तावना शुरू होती है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो पहला आंसर हो जाएगा अमेरिकी प्रस्तावना। आगे बात करते हैं, संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग। इसमें जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पास ये नागरिक नहीं होगा, हम भारत के लोग होगा, भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग हो जाएगा। हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के जो प्रावधान भाग 18 में हमने देखे। आगे बात करते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय संप्रभुता और न्यायालयीन सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। मतलब हमारे यहाँ ना न्यायालय सर्वोच्च है और ना संसद सर्वोच्च है, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है, इस दृष्टि से यहाँ ये प्रणाली भिन्न है। ठीक, जो ब्रिटिश प्रणाली है वहां संसद सर्वोच्च है, वहां का संविधान लिखित संविधान नहीं है, इसलिए